दोस्तों ये कहानी है युकितो की। युकितो ब्लेस्ड है गॉड ड्रैगन से, जो कि बचपन में उसकी बॉडी के अंदर सील किया गया था। और उस लड़के को ये पावर तब तक महसूस नहीं होती जब तक कि वो ड्रैगन गॉड से भिड़ता नहीं है। युकितो एक आयाका आइलैंड में रहता है। आयाका एक आइलैंड ग्रुप है जहाँ पर इंसान और स्पिरिचुअल बीइंग साथ साथ रहते हैं। ज्यादातर स्पिरिट्स वीक होती हैं, लेकिन कुछ इतनी पावरफुल होती हैं कि उन्हें गॉड माना जाता है। इस आइलैंड की जमीन, हवा, पानी में एक एनर्जी फ्लो करती है जिसे ले लाइन एनर्जी कहा जाता है। और जो इस एनर्जी को मास्टर कर लेता है वो बनता है ले मास्टर, स्पिरिचुअल वॉरियर। युकितो के पिता मकोतो अपने समय के सबसे महान ले मास्टर थे, लेकिन एक दिन वल्कानो के अंदर छुपी हुई स्पिरिट बरसक हो जाती है। वल्कानो फट जाता है और सब लोग भाग जाते हैं, लेकिन मकोतो वहीं रुक जाते हैं अपने बेटे को बचाने के लिए, ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर एक महान ले मास्टर बन सके। इस इवेंट के 11 साल बाद हमें युकितो दिखाया जाता है, जो कि अंधेरे कमरे में अकेला होता है और वो काफी ज्यादा डिप्रेस लग रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि उसे किसी चीज का बहुत ज्यादा गिल्ट है। जब यकातो सो रहा होता है तो उसे एक सपना आ रहा होता है और ऐसा लग रहा है कि ये सपना उसको पहली बार नहीं आया है। इस ड्रीम के अंदर यकातो को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। वो कह रहा होता है कि जिन लोगों को लोगों से मिलना पसंद नहीं है उन्हें यहाँ पर काफी अच्छा महसूस होगा। लेकिन तभी उसके पास एक हाथ आता है और उसको समुद्र से बाहर निकाल लेता है। इतने में यकातो की आँख खुल जाती है। यकातो उठकर समझने की कोशिश कर रहा होता है कि ये क्या चीज़ थी, और हमें दिखता है कि सामने उसके एक पानी की बोतल है जो कि थोड़ा थोड़ा हिल रही है। अगले सीन में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं। बच्चे खुश होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि हम पार्टी करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ यकातो बिल्कुल अकेला होता है। उसको देखने में लग रहा है कि उसे ग्रेजुएशन की कोई खुशी नहीं है, बस दिखने में वो काफी ज्यादा दुखी लग रहा होता है। उसके बाद उसकी टीचर उसके पास आती है, उसे कांग्रेस कहती है ग्रेजुएट होने के लिए। यकातो कहता है कि मैं जल्दी से अपना घर शिफ्ट करके अपने होम टाउन चला जाऊंगा और मेरे फादर के एक दोस्त हैं, वही मेरी अब देखभाल करेंगे। युकितो के टीचर कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा ये सेल्फिश लग रहा है, क्योंकि इतने सालों में उन्होंने तुम्हें पूछा नहीं, अब तुम्हें बुला रहे हैं वो। क्या तुम्हें ये ठीक लग रहा है? युकितो कहता है कि हाँ मुझे ठीक लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर जाकर मैं थोड़ा सा बदल जाऊंगा। युकितो अपनी टीचर को थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। युकितो मन ही मन में ये सोच रहा होता है कि मैं 5 साल का था जब मेरे फादर की मौत हो चुकी, तब से मैं अकेला हूँ। मेरे आसपास के लोग काफ़ी अच्छे हैं और मैंने भी कभी उन्हें बुरा ट्रीट नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं अकेला हूँ, तो ये सारा फॉल्ट मेरा है। उसके बाद युकितो जब बाहर जाता है तो उसको एक हरे बालों वाला आदमी दिखता है, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। उसके बाद वो हरे बालों वाला आदमी युकितो के पास आना शुरू कर देता है। फिर हमें रिवील होता है कि वो हरे बालों वाला आदमी युकितो के फादर का स्टूडेंट है, जो कि उसे पिक करने के लिए आया है। युकितो उसे इग्नोर करता है और आगे चला जाता है। वो हरे बालों वाला आदमी कहता है कि युकितो अब तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। उसके बाद वो उसे उठाता है और पानी में फेंक देता है। युकितो का महसूस होता है कि वो पक्का डूबकर मर जाएगा, लेकिन तभी उसके अंदर उसकी छुपी हुई ताकत जागती है और वो ऊपर आ जाता है। युकितो को लगता है कि ये सब कुछ हरे बालों वाले आदमी ने किया है। हरे बालों वाला समझ जाता है कि यही युकितो है और उसको फिर वो बैग में डालता है और अपने साथ ले जाता है। जब युकितो की आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो समुद्र के बीच में है। युकितो चलाना शुरू कर देता है। वो हरे बालों वाला आदमी उसके पास आता है और कहता है कि कैसे हो तुम? युकितो कहता है कि हम कहाँ पर हैं? हरे वाला आदमी कहता है कि सबसे पहले तुम शांत हो जाओ। युकितो जवाब देता है कि भला कोई ऐसी सिचुएशन में शांत कैसे हो सकता है? वो हरे वाला आदमी बताता है कि असल में हम तुम्हारे न्यू घर आयाका आइलैंड जा रहे हैं। युकितो कहता है कि जहाँ पर मैं पैदा हुआ था। हरे वाला आदमी कहता है कि तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन उससे पहले कपड़े बदल लो क्योंकि तुम्हें ठंड लग जाएगी। उसके बाद फिर वो अपने बैग में से युकितो के पुराने घर का सारा सामान निकाल देता है। युकितो देखकर हैरान होता है कि ये सब क्या हो रहा है। हरे वाला आदमी कहता है कि क्या तुम्हें ओल्ड मैन ने कुछ बताया नहीं? युकितो कहता है कि मुझे कोई भी लेटर रिसीव नहीं हुआ है। क्या तुम मेरे फादर के फ्रेंड को जानते हो जो कि मुझे पिक करने वाले थे? वो हरे वाला आदमी अपना नाम बताता है। वो बताता है कि उसका नाम है सकामा जिंगी और तुम मुझे जिंगी भी कह सकते हो, और मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ क्योंकि तुम्हारे फादर मेरे मास्टर थे और मेरे मास्टर मेरे लिए फादर जैसे ही थे। युकितो हैरान होता है जब वो देखता है कि पानी में तो ट्रेन चल रही है। उसके बाद जिंग और युकितो आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। जिंग बताता है कि ये आयाका का सेकंड आइलैंड है। युकितो को अपने बचपन का कुछ भी याद नहीं होता है। उसके बाद जिंग और युकितो का 2 लोग वेलकम करते हैं। लड़की का नेम माको होता है। वो बताती है कि जब युकितो छोटा था
तो वो एक साथ रहा करते थे, जो कि उनके घर की मालकिन हुआ करती थी। दूसरे आदमी का नाम होता है इनोसांजी, जो कि उस सिटी का मेयर होता है और वो युकितो के फादर का फ्रेंड है और अब से वो युकितो का गार्डियन भी है। युकितो को ये सब देखकर खुशी मिलती है और वो सभी का थैंक यू कहता है। मोमोको सबको ड्राइव करके युकितो के पुराने घर में ले जाती है, जहाँ पर युकितो को अपने फादर की पिक्चर दिखती है। युकितो अपने फादर को पहचान नहीं पाता है। मोमोको बताती है कि उसके फादर योकोतो के पास सुपरनेचुरल पावर हुआ करती थी और सबको लगता था कि युकितो के पास भी अपने फादर जैसे सुपरनेचुरल पावर जरूर होंगी। युकितो को समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है, बस वो इतना पूछता है कि ऐसा क्या हो गया कि उसको एक मैजिकल बैग में डालकर यहाँ पर लाया गया, जबकि वो इतने सालों से फोस्टर केयर में सड़ रहा था। सांजी कहता है कि ऐसा तुम्हारे फादर के कहने पर किया गया कि उसको मेनलैंड पर भेजा जाए और बड़े होती उसे वापस बुला लिया जाए। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन फिर भी हम तुमसे माफी मांगते हैं। युकितो भी इस बात का क्लियर कर देता है कि उसको इस बात पर कोई भी गुस्सा नहीं है। उसके बाद जिंगी युकितो को उसका रूम दिखा देता है। अचानक उसकी रूम की खिड़की से एक सोप बबल अंदर आ जाता है। जिंगी बताता है ये मतामा स्पिरिट है, ये तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं करेगी और ये पूरे आइलैंड पर घूमती रहती हैं। जिंगी कहता है कि सबसे पहले मुझे ये बताओ तुम इतने बदल से क्यों गए हो, ऐसा लगता है कि तुम लोगों से मिलना नहीं चाहते हो। युकितो बताता है जब वो बच्चों के साथ फोस्टर होम में रहता था तो एक बच्चा उससे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा था, जिस कारण उसे गुस्सा आ जाता है और सारा पानी उसके ऊपर अटैक कर देता है। और ऐसा बहुत बार हो चुका था, जिस कारण उसने लोगों से डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया। युकितो को लग रहा था कि जिंगी उसकी बात सुन रहा है, लेकिन जिंगी बोर हो जाता है और अपने फ़ोन पर गेम खेलना शुरू कर देता है। युकितो को गुस्सा आ जाता है और वो बाहर वॉक करने के लिए चला जाता है ताकि वो अपने दिमाग को ठंडा कर सके। युकितो घूम रहा होता है, तभी उसके सामने वही मतामा स्पिरिट आ जाती है, लेकिन उसे देखकर वो पानी में चली जाती है और वो एक डरावने मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाती है। वो मॉन्स्टर युकितो के ब्रेन को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन तभी वहां पर जिंगी आता है और उसे बचा लेता है। जिंगी बताता है कि ये अरा मतामा है, जो कि मितामा से कन्वर्ट होता है, जो कि तुम्हारी ग्लूमी ऑरा से अट्रैक्ट हुआ है। अचानक से वो मॉन्स्टर वापस आ जाता है। जिंगी उसे अपनी पावर से हरा देता है। जिंगी और युकितो आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि वो मॉन्स्टर फिर से जिंगी के पीछे आ जाता है। इस टाइम जिंगी युकितो को उस मॉन्स्टर के पेट में फेंक देता है और उसे वहां पर जमा देता है, जिससे युकितो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मॉन्स्टर का पेट फाड़ कर बाहर आ जाता है। जिंगी का मानना है युकितो के पास भी बहुत खतरनाक पावर है, जिसका यूज करके उसे उस मॉन्स्टर को हराना चाहिए। युकितो कहता है कि मुझे खुद अपनी पावर से काफी ज्यादा डर लगता है। मुझे लगता है कि कहीं मैं किसी का कुछ बड़ा नुकसान ना कर दूं। मैं अपनी पावर को कंट्रोल करना चाहता हूँ। जिंगी कहता है कि मैं तुम्हारा मास्टर बन सकता हूँ। जब जिंगी ये चीज कहता है तो युकितो को 10 साल पहले का फ्लैशबैक आने लग जाता है, जब याका आइलैंड पर ज्वालामुखी फटा था और कैसे जिंगी ने उसे बचाया था। अगले दिन जिंगी सो के उठता है और उसका नशा भी उतर चुका होता है और ऐसा फील हो रहा होता है कि जैसे कि वो ट्रक के नीचे आ गया हो। जब उसकी नजर युकितो पे जाती है तो वो हैरान होता है। युकितो अपना ध्यान लगाकर बैठा होता है। जिंगी कहता है कि तुम्हें अपने लिए एनर्जी पर फोकस करना चाहिए, लेकिन युकितो को इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं होता है, तो इसलिए वो उससे पूछता है कि ये चीज़ क्या है। जिंगी बताता है ये एनर्जी अर्थ के अंदर फ्लो करती है, जो कि याका आइलैंड की मैसिव वेव है। जो एक ले मास्टर होता है इस एनर्जी से चीज़ों को कंट्रोल भी कर सकता है। जिंगी युकितो को वो स्पेल करने के लिए कहता है जो उसने उसे सिखाया था। युकितो वो स्पेल यूज करता है, लेकिन वो पानी को ऊपर तो ले आता है, लेकिन वो पानी उसके मुंह पर गिर जाता है। जिंगी उस स्पेल को यूज कर पानी से एक पपट बना लेता है, जो कि उसके इशारों पर नाच रहा होता है। जिंगी के जाने के बाद युकितो समझ जाता है कि भले ही इसकी पर्सनैलिटी बेकार हो, लेकिन ये है बहुत स्ट्रॉन्ग। अगले सीन में हमें एक मंदिर दिखाया जाता है जिसमें दो लड़के आपस में बहस कर रहे होते हैं। उनकी बहस का कारण होता है एक लेटर, जिसमें लिखा होता है कि आरामिताबा को मारना है। असल में वहाँ पर लेटर भेजा जाता है इस जॉब को करने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर जिंगी आता है और उनसे वो लेटर को छीन लेता है। जिंगी कहता है कि इस काम को मैं और युकितो कर लेंगे। उन लड़कों का नाम याको और चातुरो होता है। जिंगी युकितो को उनका दोस्त बनने के लिए कहता है, क्योंकि वो दोनों भी उसकी एज ग्रुप के हैं। युकितो कहता है कि मैं तो उनसे बात कर लूंगा, लेकिन तुम उनसे पूछ लो क्या वो ऐसे इंसान को दोस्त बनाना पसंद करेंगे जो कि अपनी पावर्स को कंट्रोल भी नहीं कर सकते। जिंगी बताता है कि असल में वो दोनों भी लेम मास्टर है, तो उन्हें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी केशन श्रीन मितावा रिलेटेड के इंसिडेंट को हैंडल करता है। युकितो को सही नहीं लगता कि हम किसी की जॉब को छीन रहे हैं। जिंगी बताता है कि उस श्रीन का हेड कुरामा हारुकी मेरा सीनियर है। अगर मैं उससे कहूँगा कि मैं तुम्हें ट्रेन करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। जिंगी बताता है कि असल में मितामा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब ये करप्टेड हो जाते हैं, और करप्टेड होकर ये आरामिताबी बन जाते हैं, जो कि दूसरों के लिए काफ़ी दिक्कत करते हैं। अभी वो एक दूसरे से डिस्कस ही कर रहे होते हैं कि तभी उनके सामने आरामिताबी आ जाता है। जिंगी युकितो से कहता है कि तुम्हें इसे अकेले को हैंडल करना होगा, और वो वहाँ से चला जाता है। युकितो आरामिताबी को देखकर डर जाता है
वो डर के मारे जिंकी के पीछे भागना शुरू कर देता है। वो आराम मिताबी उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है और उन्हें पानी में फेंक देता है। उसके बाद वो दोनों अपने कपड़ों को सुखाते हैं और एक वैली के पास चुपके से आराम मिताबी को देखते हैं और एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि अब इससे कौन लड़ेगा। लेकिन तभी आराम मिताबी उनके पास आ जाता है। जिंकी फिर से युकितो को छोड़कर वहां से भागना शुरू कर देता है। वो मॉन्स्टर युकितो को छोड़कर जिंकी के पीछे चला जाता है। युकितो एक स्पेल बोलता है जिससे एक पानी की लहर उस मॉन्स्टर से टकरा जाती है और वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। इतने में जिंकी को टाइम मिल जाता है अपनी जिंग जैंग एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए। जिंकी एक फिंगर उसकी आंख में लगाता है और मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर फिर से रीजनरेट करके एक बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है। जिंकी को याद आता है कि रात में उसने बियर के कैन पीकर नदी में फेंक दिए थे, जिसकी नमी से इतना बड़ा मॉन्स्टर बन चुका है। मॉन्स्टर जिंकी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। इससे पहले युकितो उसके ऊपर अटैक कर पाता, मास्टर कुरामा वहां पर आ जाते हैं और वो अपने स्पेल से आरातामी को हरा देते हैं। मास्टर कुरामा जिंकी से कहते हैं कि तुम्हारे बेबड़ापन के कारण ये मॉन्स्टर पैदा हुआ था। मास्टर कुरामा जिंकी को उठाते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हो पहले से। मास्टर कुरामा उसे बताते हैं कि उसके फादर उसे पढ़ाया करते थे। मास्टर कुरामा युकितो के घर को विजिट करते हैं और बताते हैं कि आज वो घर नहीं आएगा क्योंकि मैंने उसे सजा दी है रिवर को क्लीन करने की। उसके बाद कुरामा युकितो की तरफ देखता है और कहता है कि तुम पहले से बिल्कुल भी नहीं बदले हो। युकितो कुरामा के अच्छे स्पेल की तारीफ करता है। कुरामा बताता है कि असल में आरातामी सफ़र कर रहे हैं जिस कारण वो इतनी तबाही को मचा रहे हैं और इन सबको हैंडल करना ले मास्टर का फर्ज होता है ताकि हम और मिताबी एक साथ रह सकें। उसके बाद जिंकी युकितो को एक राइड में ले जाता है जहाँ पर ट्रेन पानी में चल रही होती है। युकितो बाहर देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तुम्हें ऐसा देखकर मुझे पुराना समय याद आ गया जब हम दोनों एक साथ ऐसी राइड किया करते थे। जिंकी बताता है कि इसी ट्रेन से दो आइलैंड आपस में ट्रैवल करते हैं। जब वो पहले आइलैंड पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इस आइलैंड में काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग है दूसरे आइलैंड के मुकाबले। जिंकी बताता है कि असल में पहला आइलैंड दूसरे आइलैंड के मुकाबले ज़्यादा अर्बन है, यहाँ तक कि यहाँ पर पार्लर्स और कैसीनो भी हैं। युकितो पूछता है कि क्या ये ट्रेन भी ले एनर्जी से चल रही है। जिंकी बताता है कि ये ट्रेन चल तो डीजल से ही रही है, लेकिन जो इसके ट्रैक है इसमें ले एनर्जी को यूज़ किया गया है ताकि वो पानी के ऊपर चल सके। उसके बाद वो दोनों मेयर के घर पहुंच जाते हैं। मेयर युकितो से पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ अजीब नहीं लगा क्योंकि तुम तो मेनलैंड में पले बड़े हो। और वो मेयर कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कोई जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम शांति से यहाँ पर रह सकते हो। जिंकी मेयर से कहता है कि तुम्हें टेंशन लेकर अपनी हालत ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि युकितो का ध्यान मैं रख रहा हूँ। ये जवाब सुनने के बाद मेयर कहते हैं कि यही तो परेशानी वाली बात है कि तुम उसका ध्यान रख रहे हो। युकिता कहता है कि उसे मरीलैंड से यहाँ पर ट्रैवल करने में काफ़ी मज़ा आया। मेयर जिंकी से कहता है कि उसे युकितो को फर्स्ट आइलैंड को घुमाना चाहिए क्योंकि ये टूरिस्ट लोगों का अच्छा सपोर्ट है घूमने के लिए। पर जिंकी युकितो का टूरिस्ट गाइड नहीं बनना चाहता है, बल्कि वो कैसीनो और पार्लर में घूमना चाहता है। बट फिर भी जिंकी मान जाता है। जब वो घूम रहे होते हैं तो उनके आसपास काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स होती हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं। जिंकी बताता है कि फर्स्ट आइलैंड घूमने के लिए बहुत अच्छी प्लेस है और दूर दूर से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। इतने में जिंकी वहाँ से गायब हो जाता है। जब युकितो अपने आसपास देखता है तो जिंकी एक बुड्ढे से लड़ रहा होता है। युकितो जिंकी के पास जाता है और जिंकी उसे बताता है कि ये बुड्ढा इसको उसका फेवरेट मीट खाने को नहीं दे रहा है क्योंकि उसका फेवरेट मीट खत्म हो चुका है और लास्ट पीस किसी कस्टमर ने ऑर्डर कर लिया है। युकितो को मालूम था कि जिंकी मोटे दिमाग का है और वो मानेगा नहीं। आर्गूमेंट खत्म करने के लिए युकितो जिंकी से कहता है कि उसको ज़्यादा मीट बाय करना चाहिए। उसके बाद जिंकी मीट खाता है और आगे बढ़ जाते हैं वो दोनों। लेकिन जिंकी का मूड फिर भी ठीक नहीं होता है। वो कहता है कि उस बंदे के पास फर्स्ट आइलैंड के सबसे बढ़िया थाइस मिलते थे जो कि वो खा नहीं पाया है और जैसे उसको ट्रीट किया गया है वो मैकी से कंप्लेंट करेगा। ये सुनने के बाद युकितो समझ आता है कि जिंकी के इस आइलैंड में काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड हैं। उसके बाद युकितो का ध्यान ट्रीट परफॉर्मर की तरफ चला जाता है और जिंकी फिर से गायब हो जाता है। युकितो देखता है कि जो स्ट्रीट परफॉर्मर होता है जिसके ऊपर वो परफॉर्म कर रहा होता है वो बैलून किसी अजीब चीज़ में बदल जाता है। वो जोकर उस बैलून को टच करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर युकितो आता है और उसे डैमेज होने से बचा लेता है। उसके बाद सभी लोग डरकर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। युकितो समझ आता है कि जिंकी के ना होते उसी मिताबी को संभालना पड़ेगा। युकितो कहता है कि ये मिताबी पहले मिताबी से काफ़ी ज़्यादा छोटा है जिससे वो पहली बार फाइट करेगा, वो इसको अकेले ही संभाल लेगा। युकितो अपना स्पेल पढ़ना शुरू कर देता है लेकिन वो दोबारा पागल हो जाता है और युकितो के ऊपर फायर कर देता है। इससे पहले युकितो को कुछ होता वहाँ पर एक लाल बालों वाला आदमी आता है और वो मिताबी को शूट करके युकितो को बचा लेता है। युकितो उस आदमी को देखकर सोचता है कि इस आदमी में कुछ अलग है। तभी उसको उसके हाथ में एक गन दिखाई देती है।
लाल बालों वाला आदमी युकितो की तरफ देखता है और कहता है कि क्या तुम ही वो फेमस युकितो हो। युकितो हैरान होता है और सोचता है कि इस क्रीपी आदमी को मेरे बारे में पहले से ही मालूम है।